सबसे मज़े की बात यह है कि मेरी हमेशा स्टडी हिंदी मीडियम से ही हुई है। जो लोग सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ना और उसी वही लोग आगे निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सर आप डॉक्टर ना होते तो आप क्या होते? डॉक्टर ना होता तो मेरा इंटरेस्ट की वजह से मैं क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट जरूर होता मैं। सर आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है तो जब आप छुट्टी रहती है तो उस समय आप क्या करना पसंद करते हैं? है तो मेरा फेवरेट पास टाइम तो क्रिकेट और मूवी, वो भी साउथ इंडियन मूवी होती है, एक्शन वाली। एक्शन वाली। सर आपको अगर एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप 3 ऐसे क्या काम करोगे जो सबसे पहले करोगे? कौन से ऐसे 3 काम होंगे वो? बहुत ही बड़ी पोस्ट है। सर आपने बताया कि आपका फेवरेट हीरो है थलपति विजय, कोई आपकी फेवरेट हीरोइन है? अगर आप उनसे मिलोगे तो क्या कहना चाहोगे? सर लोगों का मिथ होता है कि जितना बड़ा सिर उतना ही बड़ा दिमाग, ये सही है क्या? ये बिल्कुल गलत है। सर कोई ऐसा मिथ है जो आपने सबसे ज़्यादा सुना हो? सबसे ज़्यादा सुना हुआ जो आज भी सुनूंगा और मुझे लगता सुनता ही रहूँगा वो है कि स्पाइन का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता। अच्छा, तो सर आपकी नज़र में सक्सेस क्या है सर? कि आप अपने काम को एंजॉय करें, सफलता प्राप्त करें और आगे बढ़ें, यही सफलता है। कोई सफल होने के बाद लोगों को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जो अपने अंदर इमोशन होते हैं वो हम एक्सप्रेस कई बार नहीं कर पाते। तो आपकी फीलिंग कैसी थी सफल सर्जरी के बाद? मेरी फीलिंग यही थी कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ ये सर्जरी, क्योंकि ये सब सर्जरी ऐसी होती है कि अगर आपने बचा लिया तो उनके फैमिली की खुशी देखना और अपनी खुशी देखना, यही दोनों ही ट्रिगर फैक्टर होते हैं मेरे लिए। सफ़ेद लिबास में बस एक चेहरा नहीं होता, हर धड़कती उम्मीदों का एक भरोसा होता है। जो दर्द से हारती उम्मीदों को फिर से हौसला दे, वो सिर्फ डॉक्टर नहीं, दुआओं का जिंदा चेहरा होता है। Hello everyone, welcome back to the Gaur Show Beyond Four Walls, where every episode brings a new story, a new perspective and a meaningful conversations. Today we are honored to have a special guest with us. Let's dive in. So please welcome Dr. विक्रांत यादव सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर प्लीज़ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत यादव है। मैं अभी राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज में अयोध्या में एज ए न्यूरोसर्जन पोस्टेड हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट। सर आपने डॉक्टर बनने का कब सोचा? ये सपना कब आया आपको? डॉक्टर बनने का सपना तो मेरा बहुत पहले से ही था। बच्चा था जब तो पापा यही बोलते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मैं आपको बताऊं, मैं मैथ में बहुत होशियार था। मेरे मैथ में हमेशा 100 में 100 ही आते थे, 100 से एक कम नहीं आता था। लेकिन फिर भी पापा ने बोला कि डॉक्टर बनेगा। फिर मैंने भी देखा कि डॉक्टरी का जो प्रोफेशन है कितना नोबल है और कितना लोग मानते हैं। जब मेरे पापा रेलवे में थे तो हम रेलवे में जब कभी बीमार पड़ते डॉक्टर के पास जाते थे, तो डॉक्टर जब आता था तो सारे लोग खड़े हो जाते थे और उनका अलग ही रेस्पेक्ट होता था। तो तभी मैंने सोचा था, मैं बहुत छोटा था, मेरे को लगता है मैं 7 या 8 साल का था, तभी मैंने सोचा कि मुझे बनना है डॉक्टर उस समय। उसके बाद फिर यहीं से मेरे लिए शुरुआत हुई कि हाँ हमको डॉक्टर बनना ही बनना है। तो पापा का भी मन था कि डॉक्टर बने। और दूसरी चीज़ ये थी, मैं अपने घर का इकलौता लड़का, ये तो अंदर की बात है। तो पापा बताते कि बेटा अगर तुम इंजीनियर बन जाओगे तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे हमको छोड़ के, डॉक्टर बनोगे तो हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो डॉक्टर ही बनते हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब और आगे बढ़ा और अंदर घुसा और मैंने जाना डॉक्टरी के प्रोफेशन को, तो मुझे लगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, सेवा का मौका मिलता है इसमें, तो इसलिए वो बेस्ट है डॉक्टरी। तो यही मेरे ट्रिगर फैक्टर था कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि ये पापा का सपना था, मेरा सपना नहीं था? नहीं ऐसा नहीं, कभी नहीं। एक सिंगल थॉट ऐसा नहीं कभी नहीं आया कि हाँ ये पापा का सपना था। पापा का सपना था ही, लेकिन मेरा भी मन था 100% भी हो गया क्योंकि डॉक्टर। सर्विस का सपना हो गया, एक पब्लिक की सर्विस करनी है। पब्लिक की सर्विस सबसे बेस्ट है। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है, फिर ही आप इतनी सुबह अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आए, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सर आज की हमारी कोशिश सिर्फ एक पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने की नहीं है, बल्कि इस सुबह को एक यादगार अनुभव बनाने की है। हम कोशिश करेंगे कि आज की सुबह एक यादगार अनुभव के साथ ख़त्म हो। सर हम इस खूबसूरत नेचर के बीच बहुत ज़रूरी बातें करेंगे जो हर इस इंसान के लिए ज़रूरी है जो अपनी और अपने परिवार की सेहत को बेहतर रखना चाहता है। तो सर आपकी नज़र में सक्सेस क्या है सर? एक सफल इंसान कैसा होता है, यानी सफलता के क्या मायने होते हैं? देखिए मेरी नज़र में सफल होना सिर्फ यही नहीं है कि आपको जो पाना था आपने पा लिया। अगर हम सफल होना चाहते हैं, सफल होंगे, लेकिन उसके बाद उसी चीज़ को मेंटेन करना और उसी सफलता के शिखर पर टिके रहना भी एक हमारा गोल होना चाहिए। और सफलता के बाद आपको अपनी सफलता एंजॉय भी करना है। जैसे कि
मैं अपना बताऊंगा अगर कि जैसे मैं न्यूरोसर्जन बना, मैंने देखा है कि हमारे कलीग थे कुछ न्यूरोसर्जन बिना चॉइस के भी बने, उन्होंने मजबूरी में उठाया। कुछ कलीग थे, कुछ पुराने सीनियर थे, तो वो अपनी सफलता को एंजॉय नहीं कर पाए और उन्होंने बीच में ड्रॉप कर दिया। लेकिन मेरे साथ ये है कि जब मैंने यहाँ तक मैं पहुँचा तो उसके बाद मुझे काम में और मज़ा आने लगा। पहले मैं भी सोचता था कि न्यूरो सर्जरी बहुत हेक्टिक है, वो लोग बोलते थे न्यूरो सर्जरी बहुत हेक्टिक होती है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, सोने का नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, वो मैंने माना कि सोने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसी बात को मैं एग्जांपल सेट करूं कि हाँ अगर जब कोई पेशेंट हमने बचा लिया, दिन रात मेहनत करके हमने उसको बचाया, लेकिन उसका अलग ही सुकून होता है। तो हम अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, तो यही मेन चीज़ है कि आप अपने काम को एंजॉय करें, सफलता प्राप्त करें और आगे बढ़ें, यही सफलता है बस। और क्या। सर मैंने ये पहला पॉडकास्ट किया था वो डॉक्टर रोहित सर के जो डॉक्टर रोहित सर के साथ किया था, तो उन्होंने बताया था कि ज़िंदगी की असली खुशी मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि उस सफ़र को जीने में है। अगर आप सफ़र को अच्छे से जियोगे तो ज़िंदगी और खूबसूरत और आसान हो जाएगी। सर आपने बताया कि आप एक न्यूरो सर्जन हैं, तो सर आपकी पहली सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए हम लोग जब MCH न्यूरो सर्जरी स्टार्ट किया तो BHU से किया मैंने, तो वहाँ पे एक्चुअली सारी सर्जरी स्टार्टिंग में अंडर गाइडेंस होती है। तो पहली सर्जरी मेरे सीनियर थे डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव, उनके अंडर मैंने की थी। तो उन्होंने पहला एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा, ब्रेन की इंजरी यानी हेड इंजरी थी, उसकी सर्जरी होनी थी। तो सर ने बोला विक्रांत तू स्टार्ट कर, मैं पीछे खड़ा हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया और फिर उसके बाद जब सर्जरी ख़त्म हुई तो सर ने बोला विक्रांत तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन बस ये मैंने आपको 2 स्टेप बताया कि विक्रांत तू स्टार्ट कर, विक्रांत तूने अच्छा किया, लेकिन उसके बीच और उससे पहले मेरे ऊपर क्या बीत रही थी मैं ही जानता हूँ। क्या प्रेशर था सर आपके ऊपर? प्रेशर ये था कि पहली बार मैं ब्रेन टच करने जा रहा था, तो मैं ये सोचता था, मैं न्यूरो सर्जरी स्टार्ट करने से पहले मैं सोचता था मैं कर पाऊंगा कि नहीं। हमेशा मैंने अखबारों में पढ़ा, टीवी में देखा कि ब्रेन खोल के सर्जरी हो रही है, तो मुझे लगा कहीं एक भी इधर उधर हो गया तो ब्रेन का क्या होगा। लेकिन बहुत नाजुक चीज़ है। और हमारे सर जो बाद में मुझे मिले वो हमेशा ये बताते हैं कि भगवान हर किसी को मौका नहीं देता ब्रेन टच करने का, तुमको मौका दिया है ब्रेन टच करने के लिए, तो आप उसको केयर करिए उसको और उसकी कदर करिए। तो फिर उसके बाद मैंने जब सर्जरी ख़त्म की तो सर ने बोला विक्रांत तूने सर्जरी कर दी है, अगर ये पेशेंट बच गया तो तू पार्टी देगा। और थैंकफुली पेशेंट बचा और फिर पार्टी भी हुई और फिर वही था कि सर एक तो हम किसी को कोई सफल होने के बाद लोगों को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जो अपने अंदर इमोशन होते हैं वो हम एक्सप्रेस कई बार नहीं कर पाते। तो आपकी फीलिंग कैसी थी सफल सर्जरी के बाद? मेरी फीलिंग यही थी कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ ये सर्जरी, क्योंकि ये सब सर्जरी ऐसी होती है कि अगर आपने पेशेंट को बचा लिया, क्योंकि ये पेशेंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मरने कगार पे रहते हैं, अगर आपने बचा लिया तो उनके फैमिली की खुशी देखना और अपनी खुशी देखना, यही दोनों ही ट्रिगर फैक्टर होते हैं मेरे लिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि रात भर हमने सर्जरी की है जाग के, लेकिन सिर्फ यही चीज़ देखने के लिए कि पेशेंट बच गया है। और पेशेंट के बचने के बाद कुछ माँ के, उसके बाप के, उसके भाई के, बहन के जो चेहरे पे जो खुशी आती है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे लिए, खासकर मेरे लिए, कि हाँ हमको ये रात भर जाग के काम करना है। वही है सर, पेशेंट के अंदर आप खुशी देख रहे हो कि पेशेंट ठीक हो जा रहा है, वो आपको खुशी दे रहा है, तो वही चीज़ हैप्पी रखती है आगे भी। बस सबसे बड़ा ट्रिगर फैक्टर मेरे लिए यही है कि हाँ पेशेंट की खुशी। सर लोग आज की भागम भाग में इतना बिजी हो गए हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं है, हर व्यक्ति किसी ना किसी स्ट्रेस में जी रहा है। तो सर किसी व्यक्ति को अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखना है तो उसे ऐसी कौन सी 5 आदत आज से ही अपनानी शुरू कर देनी चाहिए? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए शुरुआत हमारी होती है सुबह से, तो सुबह से ही हम स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हेल्दी ड्रिंक, ठीक है। उसके बाद दिन भर में कम से कम 12 से 15 गिलास पानी, जो कि हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करेगा और फिट रखेगा हमको। उसके बाद हमको चाहिए प्रॉपर नींद, 8 घंटे से 6 घंटे की नींद हमको चाहिए ही चाहिए, जो कि दिमाग को चार्ज करता है। दिमाग को, बैटरी को चार्ज करना है तो नींद बहुत जरूरी, प्रॉपर नींद जरूरी है। प्रॉपर नींद जरूरी। उसके बाद हमारा प्रॉपर खाना होना चाहिए, हेल्दी फूड, और टाइम से खाना होना चाहिए। ये जो 3 टाइम खाना बना है हमारा कि सुबह, दोपहर, शाम, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, वो 3 टाइम ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार खा लिया सुबह में उसके बाद फिर हम रात में खा रहे हैं, ये नहीं। और इसके बाद फिर फैमिली के बीच टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भैया फैमिली तो फैमिली होती है, उसके बीच अलग सुकून मिलता है, वो अलग खुशी है। सर आप न्यूरो सर्जन हैं, तो सर आपकी सबसे लंबी चलने वाली सर्जरी को? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। न्यूरो सर्जरी हमेशा लंबी ही होती है। तो जब बनारस में थे, BHU में थे, तो
वहाँ पे तो खैर सर्जन इन चीफ हम नहीं होते, लेकिन एक सर्जरी का पार्ट था जो कि 19 आवर्स चली थी, 19 घंटे 19 घंटे 19 घंटे। तो वो सुबह 9 बजे पेशेंट ओटी में गया है और सुबह 4 बजे निकला है। और तो हमारे कंसल्टेंट थे डॉक्टर नित्यानंद पांडे, उन्होंने सर्जरी की थी, लेकिन वो अकेले थे जो कि पूरे 19 घंटे रहे। बाकी हम 3 असिस्टेंट थे जो कि बार बार चेंज हो रहे होता थे। है। मेरी इमरजेंसी ड्यूटी भी थी, तो मुझे उसी में ही जाके इमरजेंसी में भी केस करना था, ऑपरेशन करना था। इमरजेंसी निपटा के जैसे ख़त्म होता फिर मैं इधर आके अपने वापस कलीग को रिलीव कर चले देता कुछ देर के लिए। तो ओवरऑल 19 घंटे में मैंने भी 8 से 9 घंटे उसमें काम किया था। और यहाँ पे बनारस ये अयोध्या मेडिकल कॉलेज में अपने यहाँ पे एक सर्जरी सुबह 9 बजे स्टार्ट हुई थी और शाम को 6 बजे ख़त्म 6 हुई बजे थी। खत्म सबसे बड़ी सर्जरी वहाँ यहाँ की वही रही यहाँ है। की आपकी रही है। हाँ, तो वो ब्रेन ट्यूमर था, तो उसको पूरा निकालने में 9 घंटा लग गया था हमको। सर लोगों को लगता है कि एक नोबल प्रोफेशन है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत जो डॉक्टर की होती है वो लोगों को थोड़ा शायद कम दिखाई देती है ओटी के अंदर, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर रहता है और पेशेंट रहता है। तो वाकई में इतने लंबे टाइम तक अपने आप को एनर्जेटिक रखना काफ़ी बड़ा चैलेंज है। हाँ, वो चैलेंज तो है, लेकिन ये होता है कि अगर आप एक बार सर्जरी में घुस जाते हैं तो आपको सारी बाहरी पहली बात तो जब सर्जरी हो रही होती है तो बाहर से कोई ख्याल ही मन में नहीं ख्याल आता नहीं कि हम आता, कहीं कहीं जाएं, जाएं। थोड़ा रेस्ट कर लें या कुछ नहीं। जब तक सर्जरी खत्म नहीं होती तो मेंटल सेटिस्फेक्शन खुद ही नहीं होता है, और तब तक आदमी खुद ही नहीं छोड़ पाता है। बिल्कुल ये सर, चीज़ हमने फिर- एक्सपीरियंस की है। जी सर। क्योंकि 20 सर्जरी छोड़ कर जा ही नहीं सकते बहुत पेशेंट को छोड़ के पेशेंट ओटी टेबल पे आ गया है तो वह तब आप जब तक छोड़ सर्जरी नहीं खत्म सकते। नहीं हो जाएगी तब तक जा नहीं सकते। सर आपने बताया कि दिन की शुरुआत एक हेल्दी ड्रिंक के साथ करनी चाहिए। तो सर आपके आने से पहले मैंने कुछ प्रिपरेशन कर ली थी, आपके लिए मैं कुछ आज की शुरुआत एक स्पेशल ड्रिंक के साथ करना चाहता हूँ। सर मैं जिस स्पेशल ड्रिंक की बात कर रहा था वही रोस्टेड कोकोनट वाटर था। ओके, थैंक यू। कैसा लग रहा है सर? बढ़िया है, नया एक्सपीरियंस है। पहले ट्राई किया रोस्टेड सर कभी कोकोनट ऐसे कभी नहीं आपने? ट्राई किया। सर आजकल एआई और इंटरनेट का ज़माना है, हम्म, तो लोग गूगल है एआई से पूछ करके दवाइयाँ बाहर से ही ले लेते हैं। तो सर ये आदत एक व्यक्ति के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है एक तरीके से, क्योंकि जो चीज़ एक डॉक्टर पेशेंट से पूछ के जिस तरह से इलाज कर सकता है वो एआई कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर। एआई कभी पेशेंट की बात नहीं सुनता है। वो खाली अपना कमांड असेसमेंट सुनता करता है। है, अपना असेसमेंट सुनता है और उस पर अपना डिसीजन देता है। जी सपोज़ कि आप पेशेंट हैं, आप मेरे पास आए, आपने मुझे बताया कि सर हम डॉक्टर साहब हमने ये ट्रीटमेंट ले चुके हैं, ये हमको ये बीमारी है, तो वो अपने 14-15 साल का एक्सपीरियंस लगाएगा एक लेकर, डॉक्टर। बिल्कुल और लेकिन एआई सिर्फ आपकी 4 बातों को सुन के ही अपना डिसीजन दे देता है। बिल्कुल तो वो जरूरी नहीं कि उसने जो बोला वो करेक्ट बोला। करेक्ट हो। तो और दूसरी चीज़ ये है कि फिर अगर एआई जो भी दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है आपको, आप उससे ले भी रहे हैं, तो हमेशा वो और ख़तरनाक इसलिए हो जाती है कि वो रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है। सर आजकल लोग ना अगर कोई भी छोटी मोटी दिक्कत होती है, सर्दी जुकाम हुआ, और तुरंत एंटीबायोटिक ले लेते हैं बिना किसी डॉक्टर की सलाह से। सर ये एंटीबायोटिक कितनी खतरनाक हो सकती है बिना किसी डॉक्टर की सलाह के? पहले चीज़ तो कभी कभी होता है ना, ये सब सीजनल होता है। हाँ। कभी जुकाम सर्दी खांसी हुआ तो सीजनल होता है। अगर आपकी ऑलरेडी अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि 2-3 दिन में अपने आप से वो कवर हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग सोचते हैं चलो किसी को दिखा लें, तो किसी डॉक्टर के पास डॉक्टर गए के पास चले तो वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देंगे और फलाना दवाइयाँ दे देंगे कई तरह की। तो वही जैसे मैंने पहले बताया ना कि एंटीबायोटिक एक बार आपने ले ली, सबसे लोअर एंटीबायोटिक ही ले ली आपने, अगर पहले ही ले ली तो फ्यूचर में कभी वो काम ही नहीं करेगी। और यही हो रहा है कि जो पहले जिन दवाइयों पे पेशेंट सारे ठीक हो जाते थे, आज कल वो दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही। हायर एंटीबायोटिक आ रही हैं, हायर एंटीबायोटिक, ज़्यादा महंगी एंटीबायोटिक, ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा पेशेंट पे लोड ज़्यादा पड़ जा रहा है। तो ये खतरनाक तो है ही, एंटीबायोटिक बिना किसी ज़रूरत के ले लेना और किसी भी ऐसे ही प्रैक्टिशनर से ले लेना खतरनाक तो है ही। सर अपने इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। उस पर सर 4 लाख पॉपुलेशन पे लगभग एक न्यूरोसर्जन है। तो सर एक न्यूरोसर्जन पर कितना प्रेशर होता है? देखिए, प्रेशर तो है ही, ये बात तो आपकी सही है कि न्यूरोसर्जन तो कम है ही। सुपर स्पेशलिटी ब्रांच अपने आप में ही अभी इंडिया में बहुत कम सीट्स हैं। अच्छा। तो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर वैसे ही बहुत कम है। और ये तो अभी तो न्यूरोसर्जन की सीट बढ़ने से ये डेटा है आपके पास, लेकिन इससे पहले तो ये
और भी कम रहा होगा, यानी कि और भी कम न्यूरोसर्जन थे। तो न्यूरोसर्जन पे जिम्मेदारी तो है ही, और न्यूरो के पेशेंट, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो के पेशेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। अब मुझे लग रहा है आजकल की भाग दौड़ और टेंशन में तो हर तीसरा पेशेंट न्यूरो का हो जा रहा है। तो इसलिए न्यूरोसर्जन तो कम है ही, लेकिन फिर भी न्यूरोसर्जन में जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो सब मैनेज हो ही जाएगा। जी सर, लेकिन सर न्यूरो सर्जरी भी एक तरह से अपने आप में एक चैलेंजिंग ब्रांच है, क्योंकि बहुत टफ होती है। उसके लिए स्पेशलाइज करना, और भी सर कितना समय लग जाता है एक न्यूरो सर्जन के लिए? अगर बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है कोई तो 6 साल MBBS, 3 साल MS, उसके बाद 3 साल MCH। डिग्री लेने में उसको 12 साल लग जाएगा अगर उसने ड्रॉप नहीं लिया। तो ड्रॉप लिया एक साल ले तब भी तो 14-15 साल तो लग ही जाता है, यानी कि एक तरह के बनवास काट के 14 साल का। मेरा भी यही था, मैंने भी 14 साल पूरा कंप्लीट किया है, तब मुझे डिग्री मिली है। अयोध्या की नगरी में लौटा हूँ 14 साल बाद वापस लौटे। सर आपकी स्कूलिंग लाइफ कैसी थी? आप बचपन में ब्रिलियंट स्टूडेंट थे या बाद में जाकर के आपने मेहनत करना शुरू किया था? हाँ, ये तो देखिए, स्कूलिंग तो मेरी, पहली बात तो मैं बताऊँ इसमें स्कूलिंग कहाँ हुई, कहाँ से है। मेरी स्कूलिंग हुई है पंजाब से। अच्छा। पहले मेरी 5th क्लास तक पंजाब में था मैं। तो पंजाब में पहले 5th क्लास बोर्ड का हुआ करता था वहाँ पे। 5th, 8th, 10th, 12th चारों बोर्ड के होते थे। जैसे अभी यहाँ पे अपने यहाँ 10th और 12th बोर्ड होता है, 12th हो गया, वहाँ पे 5th भी बोर्ड का हुआ करता। तो खैर पढ़ने में तो मैं ठीक पहले से ही था। तो वहाँ पे भी पूरे पंजाब में जब एग्ज़ाम होता था बोर्ड का तो मैं 2nd रैंक था मेरा पंजाब में। अच्छा सर। तो वहाँ पे मुझे शिक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ में मुझे अवार्ड दिया था। तो उसके बाद फिर वो मेरा पहला अवार्ड था, सबसे बड़ा कोई अवार्ड एजुकेशन रिलेटेड पहला अवार्ड था। उसके बाद फिर पापा का ट्रांसफ़र, पापा रेलवे में ट्रांसफ़र हुआ तो हम लोग सहारनपुर चले गए। तो मेरी 10th और 12th सहारनपुर से हुई। और सबसे अच्छी बात, सबसे मजे की बात यह है कि मेरी हमेशा स्टडी हिंदी मीडियम से ही हुई है। जो लोग सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ना और उसी वही लोग आगे निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम से मेरी स्टडी हुई है। सर आप हिंदी मीडियम से पढ़ करके न्यूरो सर्जन तक वो जो सबसे टफेस्ट ब्रांचों में से एक है, तो सब बाकी तारीफ वाली बात है सर। हाँ, 10th और 12th मेरा हिंदी मीडियम से हुआ। वहाँ पे भी मैंने जिले में टॉप किया दोनों बार, 10th में भी 12th में भी सेम मार्क्स थे मेरे दोनों में ही। 80 अराउंड 80% थे उस समय। 80% बहुत वैल्यू था। अभी तो खैर मार्किंग का सिस्टम चेंज हो गया, 90+ हो जाता है, मार्किंग सिस्टम चेंज हो गया है। तो उसके बाद 12th तक मेरा सहारनपुर से हुई। फिर मैंने अलीगढ़ से MBBS किया। एमयू से सर? अलीगढ़ AMU से। अच्छा सर। AMU से। तो ये हुआ कि AMU के में घुसने के बाद मुझे अपनी रियलिटी पता चली कि हम कहाँ पे हैं। एक्चुअली बात ये होती है ना कि हिंदी मीडियम होता तो है, हिंदी में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि सारी किताबें आपकी MBBS में इंग्लिश में होती हैं। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फर्स्ट ईयर में आती है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ने में ठीक हैं और संकल्प है आप में कि हाँ हम आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर आप सक्सेस होंगे। तो उसके बाद दिक्कत नहीं हुई। MBBS पास हुआ, फिर उसके बाद मेरा PG हुआ, फिर MCH हुआ। सब में मैं ठीक ठाक स्टूडेंट था, ऐसे कभी एक बार में निकालता चला गया, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। सर हम मान सकते हैं कि आप शुरू से ब्रिलियंट स्टूडेंट मान सकते हैं। सर लगातार मोबाइल देखना, सोशल मीडिया देखना, आजकल रील्स का ट्रेंड आ गया है, तो लोग 1 मिनट की तुरंत स्क्रॉल करते रहते हैं। तो सर इससे हमारे दिमाग, ध्यान और याददाश्त पर कुछ फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, ये तो सोशल मीडिया ने तो दिमाग का कंसंट्रेशन और मेमोरी को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर रखा है। दिक्कत ये होती है कि जब आप रील स्क्रॉल करते हैं तो आपने 15 सेकंड की रील देखी, उसके बाद फिर 15 सेकंड की रील, अगली रील देखी जब आपने, तो आपके पिछले वाला एकदम गायब हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो उसमें यह है कि हमको हमारी कोई मेमोरी में कभी कुछ शिफ्ट होगा ही नहीं। इसको बोलते हैं कि जैसे एक रील से दूसरी रील पे गए तो शिफ्ट ऑफ माइंड, कि हमारा जो माइंड था उस समय उसने वो रील पे ध्यान लगा रखा था, उसके बाद उसने दूसरी रील पे ध्यान लगाया, तो हमने न उस रील के बारे में सोचने का समय मिला, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, जो भी। आदमी मेमोराइज कब करेगा किसी चीज़ को? जब उसके बारे में सोचेगा। लेकिन एक रील स्क्रॉल हुई, उसके बाद हमने सोचा ही नहीं, उसके बाद अगली रील स्क्रॉल हुई, फिर उसको उन्होंने देख के फिर शिफ्ट कर दिया। तो इससे कोई फ़ायदा तो मिलता नहीं है और टाइम वेस्ट और होता है, और मेमोरी तो हमारी डिक्रीज़ होती ही जा रही है। सर क्या स्ट्रेस और नींद की कमी से भी लोगों में भविष्य में कुछ ब्रेन से जुड़ी समस्या हो सकती है? बिल्कुल, अभी मैंने वहाँ पे भी बताया आपको पहले कि जो नींद, हमारे ब्रेन को रिचार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका नींद है। अगर नींद ही नहीं आएगी तो बैटरी रिचार्ज कैसे होगी? बैटरी रिचार्ज नहीं होगी तो डेड हो जाएगी। ऐसे ही हमारा ब्रेन भी है, अगर ब्रेन रिचार्ज नहीं होगा तो ब्रेन डेड हो जाएगा। हमारा कोई मेमोरी नहीं, कोई भी उसमें कोई भी कुछ नया स्टोर नहीं होगा, कोई नया नहीं सीखेंगे, दिमाग हमारा फिनिश होने लगेगा धीरे धीरे। इसलिए नींद और ज़रूरी है। और दूसरा स्ट्रेस, जो स्ट्रेस जब होता है हमारे बॉडी में कई चेंजेस होते हैं, कई तरह के हार्मोन निकलते हैं जो कि हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं और हमारी एनर्जी को कम करते हैं।
तो स्ट्रेस तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे दिमाग को कमज़ोर करने का और ब्रेन को कमज़ोर करने का। सर स्ट्रेस कैसे इफेक्ट करता है अपनी बॉडी को सर? किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो उसके बॉडी में क्या क्या बदलाव हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं? नेगेटिव थॉट्स जो स्ट्रेस के कारण आते हैं, नेगेटिव थॉट्स, उसके कारण जो शरीर में बॉडी में हमारे जितने भी हार्मोन निकलते हैं वो बॉडी को डाउन कर देते हैं। एक फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारी बॉडी में एंडोर्फिन से रिलीज होते जी हैं। सर। वही हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने का और हमारी एनर्जी को रिस्टोर करने का सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, सबसे अच्छा मीडियम है। लेकिन जब स्ट्रेस हमारा होता है तो ये सारे एंडोर्फिन निकलने बंद हो जाते हैं शरीर से, तो हमारे जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो कभी आएगी ही नहीं। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि स्ट्रेस हमारे दिमाग को इसी तरह कमज़ोर करता है कि जो पॉजिटिव हार्मोन्स है उनको निकलने ही नहीं देता। स्ट्रेस फ्री रहे तो मैंने पहले ही बताया कि सबसे ज़रूरत हमारी फैमिली है। भाई फैमिली से बेटर हमारा शुभचिंतक कोई नहीं है, तो हमारा फैमिली के पास जाइए। अगर कोई भी स्ट्रेस है आप पहले शेयर करिए उसको, और हमेशा आपको बताना है कि हाँ ये हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये दिक्कत हो रही है। तो फैमिली है तो आपका कोई ना कोई वो सॉल्यूशन जरूर निकालेगी वो। जी सर, फैमिली के पास सब सॉल्यूशन हो जाता है जब सब हमेशा साथ है। होता है। सब तो साथ है तो सब ठीक है। सर आपने बताया कि इंसान को स्वस्थ रहना है तो उसे हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। सर हेल्दी डाइट में क्या क्या होना चाहिए जो एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी अफोर्ड कर सके? हेल्दी डाइट, दो चीज़ें हैं हेल्दी डाइट में। एक तो हेल्दी डाइट प्लस हेल्दी टाइमिंग, जी कि सर। टाइमिंग भी सही हो और डाइट भी हेल्दी हो। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा जब भी अपना पेशेंट भी देखता हूँ सबको यही बताता हूँ कि पहले आप सुबह उठिए, पानी पीजिए, ठीक है, और नाश्ता आपका हल्का होना चाहिए, लंच आपका थोड़ा हैवी होना चाहिए, लेकिन डिनर आपका एकदम हल्का होना चाहिए। और जो हर आदमी अफोर्ड कर सके उसमें तो समझ लीजिए कि दाल, रोटी, चावल और सब्जी, ये चार चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट खाना पचाने के लिए पानी के साथ, अगर मैं तो सबको बताता हूँ कि उबलते पानी में अजवाइन डाल दीजिए एक चम्मच, उसको छान के पी लीजिए। उसमें कुछ केमिकल होते हैं, थाइमोल, एक केमिकल में नाम नहीं याद आ रहा, एक और होता है। तो ये क्या करते हैं ना, हमारे जो जितने भी बैक्टीरिया हैं, गंदे बैक्टीरिया, उसकी सेल वॉल को डैमेज कर देते हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। तो उससे उससे पेट आपका सही हो जाए। 1 महीना आप पियेंगे तो सारा चीज़ आपकी सब ठीक हो जाएगा पेट का। और खाने में तो आप यही और उसके अलावा चना शाम में भिगो दीजिए, उड़द की दाल, ये मूंग की दाल भिगो दीजिए, वो सुबह जो अंकुरित हो जाती है उसको खाइए। नमक, मिर्च, प्याज, तो हर इंसान अफोर्ड कर सकता है, ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है और सबसे आसान भी है और टेस्ट भी रहेगा उसका। सबसे अच्छा यही है। सर इस खूबसूरत सुबह को और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बनाने वाला हूँ। तो इस पॉडकास्ट का मज़ा थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं सर बनाना। सर आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है तो जब आप छुट्टी रहती है तो उस समय आप क्या करना पसंद करते हैं? आपकी छुट्टी को आप कैसे मैनेज करते हैं? यार पहली चीज़ तो छुट्टी ही नहीं रहती है। दूसरी चीज़ है चलो छुट्टी जिस दिन ले लेते हैं तो उस दिन किसी ना किसी कोई ना कोई ओकेजन ही होता है जो छुट्टी होती है। ये कोई त्यौहार हो, फेस्टिवल हो, किसी का बर्थडे आ गया, कुछ हो गया, एनिवर्सरी है जो। फिर भी मान लो अगर छुट्टी है तो मेरा फेवरेट पास टाइम तो क्रिकेट और मूवी, वो भी साउथ इंडियन मूवी होती है, एक्शन वाली। सर आपने बताया कि आपको साउथ इंडियन मूवी ज़्यादा पसंद है, तो सर कौन आपका साउथ का सबसे फेवरेट हीरो है और कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है साउथ की? साउथ का मेरा फेवरेट एक्टर है थलपति विजय। और मूवी तो उसकी बहुत सारी है खैर, लेकिन फेवरेट मूवी में अगर गिना जाए तो 2-3 मूवी में नाम लेना चाहूँगा। एक तो मूवी है बाहुबली और है मगधीरा, पता नहीं आपने मैंने देखी है सर। मगधीरा भी बहुत रामचरण तेजा की है। मगधीरा भी बहुत अच्छी पिक्चर है। और एक एनिमेटेड मूवी है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका अजीब ही था, मक्खी नाम की मूवी। अच्छा मैंने देखी है सर, मक्खी भी। तीनों चीजें, तीनों मूवी बहुत अच्छी मूवी। सर आपने बताया कि आपका फेवरेट हीरो है थलपति विजय, कोई आपकी फेवरेट हीरोइन है? अगर आप उनसे मिलोगे तो क्या कहना चाहोगे? फेवरेट हीरोइन मेरी हमेशा से फेवरेट हीरोइन रही है, हमेशा से ऐश्वर्या राय। अच्छा। अगर मिलेंगी तो एक सेल्फी जरूर खिंचवाना चाहूँगा मैं उनके साथ बस। सर आपने बताया कि आप जब फ्री होते हैं तो सब क्रिकेट खेल। फेवरेट क्रिकेटर तो मेरा देखिए अभी तो महेंद्र सिंह धोनी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी है, क्रिकेटर हुआ करते थे, अगर आप लोग जानते ही होंगे सचिन तेंदुलकर, कौन नहीं जानता, लेकिन उनको मैं बाकी हमेशा अलग रखता हूँ क्योंकि वो अलग लीग के हैं। उनको कभी भगवान हो गए, क्रिकेट भगवान है तो उनको काउंट करना ही नहीं है क्योंकि वो हर किसी के फेवरेट है। लेकिन अगर बाकी में देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा क्रिकेटर मेरे लिए आज तक कोई नहीं रहा।
थाला फॉर ए रीजन चल रहा है सर, थाला आजकल for a ट्रेंड reason। चल रहा है। हालांकि कल भी ये हुआ ना कि 25 तारीख में रिजाइन किया उसने, धर्मेंद्र प्रधान ने। तो वही वाला 25 जुलाई को ट्यूब रिजाइन वो भी किया, आया। 7वां महीना, हाँ। 2 और 5 7। हाँ तो वही थाला फॉर ए रीजन। सर आपकी कॉलेज लाइफ का कोई इंटरेस्टिंग किस्सा है जो आप बताना चाहो? कॉलेज लाइफ से हाँ रिलेटेड है उसी से ही। जब मैं एमएस कर रहा था तब, जी सर। तो मुझे पेशेंट का नाम भी याद है। उसका नाम था शिवनाथ। हाँ, पेशेंट का नाम शिवनाथ था। वो मेरे ख्याल से 20-22 साल का रहा होगा वो। अच्छा। तो वो पेट में दर्द लेके आया। तो पेट में दर्द लेके आया तो बोला कि सर पेट में दर्द हो रहा है। उसको एडमिट किया गया। हाँ, तो एक्सरे हुआ उसका, तो उसका इंटेस्टाइनल परफोरेशन था, आंत फट गई थी। अच्छा। तो उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उसका घाव खराब हो गया, पेट उसका खुल गया। हमने उसकी ड्रेसिंग की। हाँ, उसके बाद ये हुआ कि जब ठीक हो गया, फिर उसका होता ना कि यहाँ पे आंत निकाल देते बाहर, एलियोस्टमी बोलते हैं उसको, है ना। जी सर, तो इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद फिर क्या किया कि 3 महीने बाद उसका दोबारा रिपेयर भी हुआ। जी सर। लेकिन उस समय तक उसने कुछ नहीं बताया हमको। उसके बाद उसने ये बताया कि हुआ क्या था उसके साथ। तो उसने ये बताया कि मैं दिल्ली में रहता था, तो वहाँ पे मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। जी सर। तो उसकी वजह से उसने मार खाई। तो अच्छा। उसके घर वालों से पेट पे मारा, अच्छा। तो उसकी आंत फट गई। आंत तो फट 10 दिन वहाँ पे रहा वो, हाँ। दिल्ली में। आंत दिल्ली फटने के बाद बाद भी। उसके बाद वो सर्वाइव किया किसी तरह। फिर जब जहाँ पे पीजी करा दरभंगा, वहाँ पे आया वो। जी सर। तो वहाँ पे सर्जरी हुई। हाँ, उसके बाद ये हुआ कि किसी तरह वो बच्चा जो सर्वाइव किया, फिर 3 महीने वो वहाँ पे रहा। 3 महीने बाद उसका आइलोस्टोमी क्लोजर भी हुआ, यानी कि रिवर्स हो गया उसका। रिवर्स हो गया। उसके बाद भी उसको प्रॉब्लम हुई, फिर उसको ब्लीड कर गया उसका अंदर ही। उसका हीमोग्लोबिन पोस्ट ऑफ सेकंड सर्जरी के बाद 14 से 7 हो गया। जी सर। उसके बाद फिर से किसी तरह उसको मैनेज हुआ, ब्लड चढ़ाया गया। फिर उससे पूछा गया भैया तुम ठीक हो गए, जब ठीक हो गया तो क्या करोगे? बोला सर मैं जाऊंगा दिल्ली, अपनी गर्लफ्रेंड को वापस लेकर आऊंगा। लेकिन वो जब हमारे साथ डिस्चार्ज हुआ, खैर 7 हीमोग्लोबिन हो गया था उसका, 9-10 पे डिस्चार्ज हुआ। वो बहुत पतला दुबला हो गया था वो। आप जानते हैं जी सर, बिल्कुल। परफोरेशन के पेशेंट कैसे पतले दुबले हो जाते हैं। जी, बिल्कुल सर। फिर 3 महीने बाद एकदम हम लोग वार्ड में बैठे थे अपने, तो 3 महीने बाद वो आया। तो आके सिर्फ उसने ऐसे दरवाजे के पीछे ऐसे निकाला सिर, सर मैं यार पता नहीं कौन है। तो उसके बाद जब मैंने बोला सर मैं शिवनाथ, अच्छा। तो मैंने देखा यार तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो गए। बोला सर आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, आप लोगों के लिए। तो वो गर्लफ्रेंड को लेकर आया, बोला शादी कर लिया मैंने इससे। तो ये कहानी थी उसकी, बहुत इंटरेस्टिंग था। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे उसकी, कि उसने इतना करने के बाद भी अपने जो रिलेशन था, जो भी शादी हुई, छोड़ा नहीं मतलब। और लेकर आया वो। बोला सर यही थी लड़की। और उसने तो नाम का टैटू बनवाया था, पूजा नाम का टैटू बनवाया था उसने। सर आप डॉक्टर ना होते तो आप क्या होते? डॉक्टर ना होता, देखिए मेरा क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है। जी। क्रिकेट खेलने में तो इंटरेस्ट है ही, लेकिन मेरे क्रिकेट के डेटा में बहुत इंटरेस्ट है। अगर मुझे पक्का पता है, अगर मैं ये ना होता, डॉक्टर ना होता, तो मेरा इंटरेस्ट की वजह से मैं क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट जरूर होता मैं। जी सर। क्योंकि एक समय ऐसा था ना कि मुझे जितने भी क्रिकेटर हैं, हाँ। सबके कितने मैच खेल लिया है, कितने रन बनाए हैं, कितनी सेंचुरी है। इवन गूगल पे क्रिकबस पे अपडेट नहीं होता था, मैं पहले अपडेट करता दोस्त को, भाई देख इसका 100 रन पूरे हो गए, इसके कैरियर के 5000 रन पूरे हो गए। उसके बाद क्रिकबस पे आता था इसने 5000 रन कंप्लीट कर लिए। एनालिसिस तो मैं बहुत करता था पहले क्रिकेट का, तो है टाइम की कमी की वजह से बिल्कुल तो सही सब है। नहीं हो पाता है। लेकिन फिर इतना बिजी शेड्यूल हो गया आपका सर, फिर टाइम निकालना क्योंकि बड़ा मेरे मुश्किल दिमाग हो में जाता है। सोते वक्त यही चलता था कि हाँ इतने इसकी सेंचुरी हो गई है, इसके इतने रिकॉर्ड हो गए हैं। ये तो क्रिकेट एनालिस्ट में जरूर होता अगर डॉक्टर ना होता। सर आपको पहाड़ ज़्यादा पसंद है या बीचेस, समुद्र ज़्यादा? देखो मैंने इंडिया में अभी क्या क्या घूमा है, पूरा नॉर्थ घूम लिया है, शिमला, बद्रीनाथ, उत्तराखंड पूरा घूम लिया है। और साउथ में मैंने चेन्नई, तमिलनाडु और सर ये केरला पूरा घूमा है। लेकिन अगर केरला बहुत आप खूबसूरत है, कंपेयर करोगे तो सबसे अच्छा मुझे समुद्र ही लगता है। अच्छा। हाँ, जैसे सी बीच हो गया, जी, बिल्कुल। और उसमें भी साउथ इंडियन सी बीच जितने भी हैं बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। पहली चीज़ तो समुद्र के आसपास इतनी शांति होती है, पीसफुल रहता है। पीसफुल रहता है वो। और दूर आप कुछ नहीं दिखाई पड़ता, सिर्फ और सिर्फ शांति। सर आपको अगर एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप 3 ऐसे क्या काम करोगे जो सबसे पहले करोगे? कौन से ऐसे 3 काम होंगे वो? बहुत ही बड़ी पोस्ट है, लेकिन फिर भी अगर 3 काम करना चाहें तो पहला काम तो आजकल पॉल्यूशन बहुत हो गया है, जी सर। तो सबसे ज़रूरी तो पेड़ काटने से रोका जाए और नए से नए पेड़ लगाए लगाए जाए। जाए। सबसे ज़रूरी तो यही रहेगा। बिल्कुल। दूसरा मैं करना चाहूँगा कि हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो पुअर है, गरीबी रेखा से नीचे आती है। बिल्कुल। तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ें, तो पढ़ते हैं वो सरकारी स्कूल में, जो कि अभी एकदम से ही
नाजुक अवस्था में चल रहे हैं, तो उसको सुदृढ़ किया जाए और उसको और मजबूत बनाया जाए। टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाए और उनकी जो भी उनकी ज़रूरतें उनको पूरा की जाए, ताकि वो समय से अपना स्कूल जाएं और अपना बच्चों को समय दे पाएँ। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, कितनी दिक्कत होती है, समय खराब होता है, रोड ना खराब रोड की वजह से सर एक्सीडेंट भी कितने हो जाते हैं। आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं हेड इंजरी के वाले कि रोड की वजह से कोई शार्प टर्न है या रोड खराब है, उसकी वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो रोड को सुधारा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम रहेगा। और दूसरा, हमारा भारत अखंड हो जाए जी। हम भी चाहते हैं सर, वापस से हम लोग एक हो जाएं सब। सर आप अपनी कॉलेज लाइफ मिस करते हैं? कॉलेज के जो दोस्ती होती है वो हमेशा यादगार रहती है। तो सर उन पुराने दोस्तों से आप मुलाकात हो पाती है, मिल पाते हैं आप? मिलना तो बहुत मुश्किल है, अभी तो बहुत 3-3 साल निकल जाता है, मिल नहीं पाते हैं, लेकिन बात तो हमारी रेगुलर होती रहती है। हम लोग 6-7 दोस्त हैं MBBS के समय से, जो अभी तक दोस्त हैं, और वही दोस्ती हमेशा चलती है। तो अभी भी हम लोग बात करते हैं और उसी लैंग्वेज में ही बात करते हैं जो उस समय लैंग्वेज होती थी, उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। चाहे जितने बड़े हो गए, अभी कितनी एज हो गई है, लेकिन जो भी हम उस 20 साल की एज में जैसे बात करते हैं वैसे आज भी करते हैं। नहीं सर, उसका मजा भी अलग आता है। कॉलेज दोस्तों से मिलते हैं तो उसकी वाइब भी अलग होती है। MBBS में क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग सब अपने एक ही कमरे में 6 से 7 साल लोग लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, बात कर रहे हैं। जी सर। MS में सब काम में बिजी हैं, उसमें टाइम ही नहीं रहता है। टाइम ही नहीं रहता है। बहुत कम वो मोमेंट आता है कि एक साथ हम लोग सब मेन पसंद हो ही गए हैं। हाँ सर, मेन चीज़ें जो करनी थी वो हो गई है। सर आपका स्पेशल पनीर टिक्का रेडी है। थैंक यू। खाओ सर। सर ये ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है और इनकी शुरुआती ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिससे पहचान करके मरीज की जान बचाई जा सके? ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन स्ट्रोक तो अलग अलग चीज़ें है दोनों। ब्रेन स्ट्रोक पहले देख लेते हैं। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारा दिमाग डैमेज हो जाता है, और सारा खेल इसमें किसका होता है? खून की नसों का। या तो वो फटेगी या ब्लॉक हो जाएगी। अगर ब्लॉक हो जाती है तो उसको इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं, इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक। अगर वो फट जाएगी नस तो उसको बोलते हैं हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। तो जो हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक है उसमें नस फटने की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है दिमाग में, उसके ज़्यादा सीरियस रिजल्ट हैं। और जो इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक है उसमें भी ये होता है कि नस जो ब्लॉक हो जाती है उसकी वजह से कुछ पार्ट में ब्रेन के ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो ब्रेन का हिस्सा काला पड़ जाता है, तो उसी को इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। सर अगर किसी व्यक्ति को घर पे स्ट्रोक आ जाए तो ऐसी क्या करना चाहिए कि उसे हॉस्पिटल पहुंचाने तक उस व्यक्ति को जिंदा रखा जा सके? इस्चेमिक स्ट्रोक में खैर उतना अभी सीरियस नहीं होता है ये मामला उसमें कि जिंदा मेरे पेशेंट अस्पताल तक पहुंच तो जाएगा, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचा के उसकी जो दवाइयाँ होती हैं वो स्टार्ट कर देनी होती हैं। तो जितना जल्दी हो सके आसपास के हॉस्पिटल में ले जाएं, उनको ऑक्सीजन लगवा दें और किसी भी फिजिशियन से संपर्क करके दवाई स्टार्ट करवा दें। उसके बाद फिर अपना अगर कोई एक्सेसिबल हो न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट तो उनसे आप मिल लें, उनसे फिर आगे काम हो जाएगा। लेकिन अगर हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक है तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट अक्सर अनकॉन्शियस हो जाता है। जी सर। तो उसका हमको एयरवे मेंटेन करना जरूरी है। बिल्कुल। ये उसका गर्दन उठा दें, जैसे कि लिफ्ट कर दें। घर पे कोई पेशेंट है वो बेहोश होकर गिर पड़े तो उस समय क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? पेशेंट को सीधा लिटा देना चाहिए, करवट करा देना चाहिए। उस समय अगर पेशेंट गिर गया है, हल्का फुल्का होश में आता भी है, तो उसको कुछ भी पानी कुछ भी पिलाने की जरूरत नहीं है। उसको एकदम नील पल ओरल रख दीजिए और उसको आप हॉस्पिटल लेके जाइए जल्दी से। अक्सर क्या गांव में ऐसे होता है जैसे बेहोश होता है, पानी मारना है, पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक है, उसी में पेशेंट एस्पिरेट कर जाता है और सारा फिर चेस्ट खराब हो जाता है, फिर वो कॉम्प्लिकेट कर जाता है। तो ब्रेन ट्यूमर हमारे कुछ सेल्स की जो एक्टिविटी होती है बढ़ जाती है ब्रेन में, तो बढ़ के वो एक गांठ बना लेती है, तो उसको ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। ब्रेन ट्यूमर कई तरह का होता है। ब्रेन ट्यूमर एक सिंपल गांठ भी हो सकती है, टीबी की गांठ भी हो सकती है, कीड़े की गांठ भी हो सकती है, और कैंसर भी हो सकता है वो। तो कैंसर है, अगर कैंसर हो गया है, डेवलप हो गया, तो उसका इलाज तो बहुत मुश्किल है। हम ऑपरेट करके उसको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी दे के उसकी एज तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको क्योर नहीं कर सकते। लेकिन अगर ब्रेन ट्यूमर है, टीबी है या कीड़े हैं, तो यानी कि ग्रेड 1 ट्यूमर है। ब्रेन का ट्यूमर हो जाए तो उसको प्रॉपर्टी पूरी तरह से ठीक होना पॉसिबल नहीं? ब्रेन का ट्यूमर ठीक होने पॉसिबल नहीं, ब्रेन का कैंसर है तो वो पॉसिबल नहीं। कुछ मिथ बन जाते हैं। तो सर कुछ ऐसी मिथ और फैक्ट वाले सवाल थे मेरे पास, तो मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ। तो सर क्या मोबाइल से ब्रेन ट्यूमर होता है? ब्रेन ट्यूमर है ब्रेन कैंसर?
स्टडी बहुत सारी हुई है कि मोबाइल रिस्क फैक्टर है कि नहीं ब्रेन कैंसर के लिए, ब्रेन ट्यूमर के लिए। कुछ स्टडी बोलती है कि हाँ है, कुछ स्टडी बोलती है कि कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर है, कुछ स्टडी बोली हैं, तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि रिस्क है। जैसे कि सर अभी 5G आ गया तो लोगों को रहता है कि पंछियाँ मर जा रहे हैं, पंछी छोटे जो पंछी हैं, तो क्या उसका रेडिएशन से भी बहुत खतरा रहता है? जो 5G रेडिएशन से खतरा है, रेडिएशन खतरा है, तो हम ये मान के चलेंगे ब्रेन ट्यूमर का रिस्क है मोबाइल फ़ोन के यूज़ से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, यानी कि फैक्ट वाली बात है। फैक्ट है। ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन स्ट्रोक का संकेत होता है? नहीं, कि लोगों को लगता है कि मेरा बहुत हेडेक हो रहा है तो कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोगों का मिथ होता है कि जितना बड़ा सिर उतना ही बड़ा दिमाग, ये सही है क्या? ये बिल्कुल गलत है। कभी मैक्सिमम न्यूरो सर्जरी के पेशेंट्स में तो जितना बड़ा दिमाग उतना, जितना बड़ा सिर उतना ही कम दिमाग। हाइड्रोसेफेलस वाला भी हो जाता है ना। तो कोई ऐसा मिथ है जो आपने सबसे ज्यादा सुना हो? सबसे ज़्यादा सुना हुआ, जो आज भी सुनूंगा और मुझे लगता है सुनता ही रहूँगा, वो है कि स्पाइन का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। अच्छा। तो सब पेशेंट आते हैं यही बोलते हैं कि स्पाइन का ऑपरेशन करा लेंगे तो क्या उठ पाएंगे? तो हम तो यही बताते भैया, ऑपरेशन किया ही इसीलिए जाता कि आप उठ के चल पाएं, घूम पाएं। लेकिन उसके लिए वो ज़रूरी है कि आप समय से अपने स्पाइन का इलाज करें, अगर बीमारी है तो। अगर देर हो जाएगी तो फिर दिक्कत बढ़ेगी, नहीं तो फिर अगर समय से करा लेंगे, समय रहते, तो आप 100% सक्सेसफुल है स्पाइन का ऑपरेशन। इन लोगों का ऐसा रहता नहीं, रीढ़ की हड्डी का तो गांव में तो ऐसी मानता है कि रीढ़ की हड्डी में कुछ दिक्कत हो गई तो ठीक होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर प्रॉपर सही इलाज किया जाए ठीक हो जाता है। बिल्कुल। सर क्या स्ट्रोक सिर्फ ओल्ड एज में ही होता है? नहीं, ये एक मिथ है। स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक यंग एज में भी होने लगा आजकल, खास करके हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। हेमरेज का कारण यही है हाई बीपी। हाई बीपी कब होता है? जब पुअर लाइफस्टाइल हो हमारे। और पुअर लाइफस्टाइल कब होता है? जब आदमी स्ट्रेस में है, खाना सही से खा नहीं पा रहा है, भाग दौड़ में व्यस्त है, उसने अपना सही लाइफस्टाइल छोड़ रखा है, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। उसकी वजह से भी आपका ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज में ही होता है। ओल्ड एज में रिस्क ज़्यादा है, लेकिन यंग में भी होने लगा है। मिथ है या फैक्ट है कि लोगों को लगता है कि अगर ईयरफोन लगा के रखेंगे कानों के अंदर या हेडफोन लगा के रखेंगे तो उससे कानों के साथ साथ ब्रेन को भी खतरा रहता है क्या? कुछ कमज़ोर ब्रेन हो जाता है क्या व्यक्ति का? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो मिथ ही है एक तरीके से। लेकिन ये है कि ज़्यादा तेज़ आवाज़ में सुनने में कान पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर आप मीडियम वॉल्यूम में सुन रहे हैं तो कोई ऐसा कोई रिस्क नहीं है ईयरफोन का। तो खाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। कुछ लोकेशन का फर्क पड़ जाता है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडी हवा चल रही है, मौसम अच्छा है, नेचर में बैठ के खा रहे हैं, और क्या चाहिए। आपने सर ऐसे एंजॉय किया पहले कभी सर? ऐसे एंजॉय तो किया है, लेकिन इस तरीके से आज पहली बार कर रहा हूँ, इस तरह गाँव में आके खुले में। सर आजकल एक समस्या लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ गई है माइग्रेन की। सर ये माइग्रेन क्या है और ये क्या ठीक हो सकता है क्या प्रॉपर? माइग्रेन भी पुअर लाइफस्टाइल का ही एक रिजल्ट है। सही समय पे ना सोना, सही समय पे ना उठना, खाना पीना सही ना रखना, इसी सबसे माइग्रेन होता है। माइग्रेन को आप 100% कंट्रोल कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके। कुछ मेडिकेशन होती है, लेकिन वो सिर्फ कुछ समय के लिए आराम दे सकती है, लेकिन अगर परमानेंटली ठीक होना है तो उसके लिए लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए। सर आपने बताया कि लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए, तो सही बताया आपने, क्योंकि ज़्यादातर सारी बीमारियां होती हैं लाइफस्टाइल की वजह से हो जाती हैं, और लाइफस्टाइल ठीक हो जाए तो व्यक्ति अपने आप ही हेल्दी रह सकता है। सर अभी जंतर मंतर पे दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है नीट परीक्षा को लेकर के, उसमें धांधली हुई थी, पेपर आउट हो गया तो कई लोगों ने सुसाइड कर लिया था। तो सर ये एक डॉक्टर बनने का सफ़र कितना मुश्किल होता है सर? डॉक्टर बनने का सफ़र मुश्किल तो होता है, लेकिन उसमें अगर आप स्मूथली चल रहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि 14 साल 12 साल 14 साल लग जाता है, लंबा सफ़र होता है। उसमें अगर स्मूथली चल रहा है तब ये है। अगर कोई किसी तरह का धांधलीबाजी या रुकावट आ जाए तो आदमी का डिले हो जाता है, क्योंकि इसका मैंने भी सफ़र किया इस चीज़ को। जब हमारा MCS का एग्ज़ाम था तो उसमें देखिए, एक तो ये पेपर लीक वाला मैटर है, तो पेपर लीक वाला तो है ही, लेकिन उसके साथ कई और चीज़ें हैं जो कि और भी सही होना चाहिए। जैसे कि ये हमारा रिजल्ट आया सितंबर में, आइडियली अक्टूबर में हमारा सेशन शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा। और एग्ज़ाम हमारा जून में होना चाहिए, जुलाई से सेशन शुरू होता था, लेकिन एग्ज़ाम हुआ सितंबर में, सेशन शुरू होना चाहिए अक्टूबर से, सेशन शुरू हुआ हमारा नेक्स्ट ईयर जनवरी से। 6 महीने डिले हो गया हमारा, 6 महीने डिले हो गया। कहने का मतलब कि जो चीज़ मुझे 13 साल में करनी चाहिए थी वो मैंने 14 साल में करके निकाली।
तो ये मेरा 1 साल खा गया ये। वही तो सर, जो पेपर आउट हो जाता है, किसी बच्चे ने इतनी मेहनत करता है कोई बच्चा, उसके बाद पेपर आउट हो जाए तो उसका पूरा मनोबल ही टूट जाता है। बिल्कुल टूट जाता है। तो सर और उस समय क्या उसका मेंटलिटी है, क्या उसका मेंटल सेटअप है, जब वो पहला एग्ज़ाम देने जा रहा है और पता चले उसका लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, सारा जो मेंटल स्टेटस है सारा उसका डिस्टर्ब हो जाता है। जो 3 घंटे का पेपर होता है उसके लिए अपने तैयार करके जाता है, फिर ये सब चीज़ें होती हैं तो इंसान कहीं ना कहीं से टूट जाता है। फिर उसको अपने आप को इकट्ठा करना, फिर से एग्ज़ाम देना बहुत मुश्किल होता है। तो सर मेरा एक सवाल है सर, आपको अगर शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप सबसे पहले शिक्षा को लेकर के क्या सुधार करोगे? शिक्षा को लेकर यही सुधार करेंगे, पहला कि हर छोटे छोटे सेंटर पे एग्ज़ाम ना करवाया जाए, बड़े बड़े सेंटर हो जहाँ पे एग्ज़ाम करवाया जाए। आजकल देख रहे हैं कि हर छोटे सेंटर पे एग्ज़ाम हो जा रहा है, तो वहाँ पे गाँव कूचों में एग्ज़ाम हो जा रहा है, तो वहाँ पे तो कुछ भी होने का ज़्यादा रिस्क है। दूसरा ये है कि एग्ज़ाम टाइम से करवाया जाए और उसको डिले ना किया जाए। और जो भी है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ही सफ़र करते हैं, कोई भी धांधलेबाजी बिल्कुल होती है। सही है सर। और शिक्षा मंत्री बनने के बाद एक और काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षा में इक्वलिटी होनी चाहिए, और जितने भी स्कूल हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना है हमको, खास करके जो बेसिक स्कूल्स हैं, छोटे स्कूल्स हैं, क्योंकि जब बेस ही मजबूत नहीं होगा तो फिर आगे हम कैसे इमारत खड़ी करेंगे, कैसे इमारत खड़ी होगी। क्योंकि सर मेरा वही मानना है कि शिक्षा सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि गरीब अमीर बहुत भेदभाव हो गया सर। आजकल प्राइवेट स्कूल देखो इतनी महंगी फीस लेते हैं कि एक आम इंसान की पूरी कमाई फीस में चली जाती है। तो इसीलिए स्कूल सब एक जैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, सबको शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए। सर आपने बताया कि हमारी जो न्यूरो सर्जरी होती है वो काफ़ी लंबी चलती है, 9 घंटे आपने बताया, तो 19 घंटे तक सर्जरी चली थी। तो सर आप लोग कैसे अपने आप को एनर्जेटिक रखते हो? एनर्जेटिक रखते हैं बस कि घर का खाना खा के निकलते हैं, अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं, खूब पानी पीते हैं, बस यही करना है। बाकी विल पावर होती है कि हाँ पेशेंट को ठीक करना है तो बस करना है, इसी यही विल पावर है जो उनको इतना देर तक एनर्जेटिक रखती है। बिल्कुल। लेकिन सर आज आप मॉर्निंग में मेरे साथ आए हैं तो मैं आज आपको थकान नहीं होने दूंगा। मैं आपके लिए कुछ स्पेशल ड्रिंक्स लेके आया हूँ, सूप लेके आया हूँ जो आपको एनर्जेटिक रखेगा आज के दिन। बताओ सर आपको कैसा लगा सूप पी के? अच्छा है, अच्छा सर, टेस्टी है, सच में अच्छा है। किसने बनाया? मैं नहीं बनाया सर। सब कुछ सारी जो प्रिपरेशन है सब। सर आज आप पूरे देश को एक मैसेज देना चाहोगे तो आपका क्या मैसेज होगा? हमारा मैसेज यही होगा कि खुश रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, और समय से सोइए, समय से उठिए, समय से खाना खाइए, सही खाना खाइए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वही जीवन का रूल है सर। सर कई सालों बाद जब आपको लोग याद करें तो आपको एक बेहतरीन न्यूरो सर्जन के रूप में याद करें या एक ऐसे इंसान के रूप में याद करें जिसने लोगों को उम्मीद और भरोसा जगाया? मुझे तो दोनों ही में एक्सेल होना है ना, क्योंकि अगर बेहतरीन न्यूरोसर्जन हूँ, बेहतर न्यूरोसर्जन हूँ, तभी मैं किसी को उम्मीद भी दे पाऊंगा। जी सर बिल्कुल। तो दोनों ही बनना है, मुझे बेहतरीन न्यूरोसर्जन बनना ही है, बाकी किसी की उम्मीद भी बनना है, किसी की आशा भी बनना है, सब कुछ कि हाँ सबको सेव करना है। जितनी ज़्यादा लाइफ सेव कर पाऊँ उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा और सबके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही है सर। आज की बातचीत मेरे लिए और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत यादगार रहने वाली है। हमने ब्रेन हेल्थ को एक आम इंसान की ज़िंदगी से जोड़ करके समझने की कोशिश की। हमने जाना कि नींद कितनी ज़रूरी है, प्रॉपर नींद, स्ट्रेस कम लेना चाहिए, मोबाइल से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, और सर हमने थोड़ा पर्निटेक का एंजॉय किया इस नेचर के बीच, और एक हेल्दी सूप भी पिया। तो सर आपको आज का एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज का, अच्छा लगा। पहली चीज़ तो सुबह का टाइम और नेचर और सिंपल खाना, सादा सूप, सब चीज़ अच्छा था। और सबसे अच्छे कि हमारे व्यूअर को जरूर फ़ायदा होगा जो हमने बताया आज ब्रेन हेल्थ को लेके। और कोई ऐसा विशेष चीज़ नहीं बताया, कोई ऐसी भारी चीज़ नहीं बताई है, जो भी सिंपल चीज़ें हैं आप लोग फॉलो करें, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग मस्त रहें। सर थैंक यू, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमारे व्यूअर्स तक बहुत आसान और सटीक तरीके से जानकारी पहुंचाई, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है।
दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप गौर और आप देख रहे हैं दी गौर्स बियॉन्ड फोर वॉल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान, एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।